चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यू सीरीज नेशनल इनकम पार्ट 4 और इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देखना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है। डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए आप सबसे पहले इंडिया का एक मैप ड्रॉ कर लिया करो। दीज आर द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो आएगा वो माना जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके बाहर जो होगा वो माना जाएगा आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंदन के अंदर है तो ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ये आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गया, तो ये एक गलत आंसर है। गूगल का ऑफिस इंडिया में है, यहाँ पे गूगल का ऑफिस है, तो ये हमारे लिए एक डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में है तो ये हमारे लिए नहीं माना जाएगा। फाइनल पॉइंट आता है रशियन एम्बेसी इन इंडिया। यहाँ पे आप लोगों को लगेगा ये तो इंडिया के अंदर है तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अगर किसी भी कंट्री की एम्बेसी यहाँ पे हो तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। दिस इज एन एक्सेप्शन, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, वो जरूर देखना आप। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आप लोगों को बताना है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में। दीज आर द प्रोडक्ट्स जो फाइनल गुड्स में मर्ज हो जाते हैं और इनकी वैल्यू नेशनल इनकम के लिए नहीं यूज होती। ठीक है, सबसे पहले आता है परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है, अगर कोई कंज्यूमर या कोई हाउस होल्ड यूज कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट को तो वो बाय डिफॉल्ट फाइनल गुड है। तो ये वाला भी फाइनल गुड हो गया, हाउस होल्ड भी फाइनल गुड्स हो गए। उसके बाद आता है मशीन परचेज बाय अ फर्म। तो फर्म ने अगर मशीन परचेज करी है तो ये फर्म की एक इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट को कहते हैं कैपिटल फाइनल गुड। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल भी माना जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज wheat used by flour mill। अगला क्वेश्चन आता है which of the following is not an example of final goods। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सब बच्चों को लगता है स्कूल ने अगर चौक डस्ट परचेज करे हैं तो ये उनका एक फाइनल गुड्स हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी फाइनल गुड्स नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट गुड्स है। और इसका रीजन क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनना। इसका रीजन है सेम ईयर कंसेप्ट। इसका क्या मतलब है, intermediate goods are used up in the same year। तो this is the most important point। अगर कोई goods आपने परचेज करे हैं और वो एज एन इंटरमीडिएट गुड्स परचेज करे हैं, लेकिन वो आपके पूरे साल में यूज्ड अप नहीं हुए, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल गुड्स मान लिए जाएंगे। दिस इज नोन एज सेम ईयर कंसेप्ट। इफ दे रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब कि वो पूरे साल में यूज नहीं हुए, तो उनको बाय डिफॉल्ट आप फाइनल गुड्स मान लोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला आता है फर्टिलाइजर्स यूज बाय द फार्मर्स। तो ये आप लोगों का ये तो बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड है। फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को यूज कर लेते हैं, सो दिस इज एन इंटरमीडिएट गुड। अगला आता है व्हीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइसेस माइनस फैक्टर कॉस्ट। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का ब्रेकअप समझ लो, इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा गया है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस का रीजन क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा इनडायरेक्ट टैक्स अकेला नहीं, सब्सिडी अकेला नहीं, बल्कि दोनों, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। इफ द फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है तो उसका रीजन क्या बनेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बड़े होंगे तो आप लोगों का मार्केट प्राइस ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन
अगर आपकी सब्सिडीज ज्यादा बड़ी हो जाए तब आपका फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से भी आगे निकल जाता है, बिकॉज जितना सरकार आपसे टैक्स चार्ज कर रही है उससे ज्यादा आपको वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस में आपकी फैक्टर कॉस्ट ज्यादा हो जाती है मार्केट प्राइस से। सो द करेक्ट आंसर इज सी, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर स्मॉलर देन सब्सिडी। अगला क्वेश्चन आता है फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर। तो यहां पे आप लोगों को एक जनरल रूल बता देता हूं, फाइनल गुड्स जितने भी होते हैं वो बिल्कुल भी रीसेल नहीं होते। फाइनल गुड्स आर नेवर यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस। सो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये रीसेल है, ये रीसेल है और ये भी रीसेल है। सो बाय डिफॉल्ट ये तीनों आंसर गलत हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगला क्वेश्चन आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NFIA। NFIA इज इक्वल्स टू, आप याद रखना, फीफा माइनस फीटा। इसका क्या मतलब है? फीफा का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा का मतलब है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहां पे आपका सही आंसर बन जाएगा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आता है डेप्रिसिएशन मीन्स। यहां पे बहुत बच्चे फंस जाते हैं, बच्चों को लगता है ये तो चारों ही सही है, इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, और अगर वो ऑल ऑफ द अबव दे देंगे तो आप बाय डिफॉल्ट उसको ऑल ऑफ द अबव कर दोगे। लेकिन आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिफरेंस समझ लेना, अगर आपकी फायर एक्सीडेंट की वजह से प्लांट में डिस्ट्रक्शन हो रही है तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो याद रखना दिस इज योर कैपिटल लॉस। अगला आता है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है तो दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अर्थक्वेक के लिए अगेन आप बिल्कुल भी प्लान नहीं करा होता आप लोगों ने, लॉकआउट के लिए बिल्कुल भी प्लान नहीं करा होता। सो ये दोनों भी आपके एग्जाम्पल हैं कैपिटल लॉस के। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी। अगला आता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल व्हेन देयर इज। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है इन दोनों का डिफरेंस, जो अभी मैंने आपको बताया NIT होता है, और NIT का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तब भी आपका आंसर मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, और अगर ये दोनों है ही नहीं, ये दोनों जीरो हैं, तब भी आपका आंसर हो जाएगा मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज नो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नो सब्सिडी। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम सबसे पहले समझ लेना इसका मतलब क्या होता है। ट्रांसफर इनकम का मतलब जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी, एंड ट्रांसफर इनकम इज नॉट टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है बोनस। बोनस आप लोग याद रखना, इट इज अ फैक्टर इनकम। बहुत बच्चों को यहाँ पे लगता है बोनस एक ट्रांसफर इनकम है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बोनस आपकी एक फैक्टर इनकम है। ये हार्ड अर्न्ड मनी होती है, क्योंकि आप लोग अगर एम्प्लॉयर को खुश करोगे तभी वो आपको बोनस देगा, अदरवाइज आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आप घर पे अनएम्प्लॉयड बैठे हो, सरकार आपको अलाउंसेस दे रही है, तो ये आपका ट्रांसफर इनकम का 100% करेक्ट आंसर है। आगे आता है कंपेंसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो याद रखना ये भी ट्रांसफर इनकम नहीं है। तो ये थे हमारे अगले 10 क्वेश्चंस। अगली वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी, और अब हर बार 10 क्वेश्चंस ही आएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।